साल से भारत में आती है। 70-75 के दशक तक नदी लगभग सामान्य थी, लेकिन उसके बाद जो इसमें परिवर्तन हुआ 80 के पूर्वार्ध में आके सीतामढ़ी नियमित जल प्रवाह बंद हो गया। कारण हुआ कि नेपाल में नदी की दिशा पूरब की तरफ घूम गई थी। भारत में ये नदी आके सीतामढ़ी के उत्तरी क्षेत्र में जल जमाव का कारण बनती थी और बाकी 170 किलोमीटर का इसका जो प्रवाह था वो सूख गया था। 45 वर्षों तक इसमें नियमित जल प्रवाह नहीं हुआ। बारिश के कारण पानी आता था तो वो आता था। तो समस्या थी कि पुनः जो है नियमित जल प्रवाह को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि 18 किलोमीटर में नदी की ज़मीन पर किसान खेती करने लगे थे। एक दूसरा जो 3.5 किलोमीटर का चैनल बनना था उसका स्थान नियत करना। तो इस काम में नदी के लिए काम में बहुत सारे लोग लगे, लेकिन अधिकांश लोगों को हम लोगों ने देखा कि सीतामढ़ी में उनका कार्यक्षेत्र रहा और उस तीसरे पेज का जादू जो है उनके काम पर हावी था कि यहाँ पे चित्र छपते थे, समाचार छपते थे, या आगे जी के शब्दों में कहें कि खोजता हूँ आदमी मिलती है जनता, छपती हैं खबरें लेकिन इतिहास नहीं बनता। तो हम लोगों ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया अक्टूबर 2014 में और वहाँ सोनबरसा में गए। वहाँ पे देखा कि मूल समस्या क्या है। उसका 1.5 वर्ष से अधिक हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप में स्थानीय लोगों के साथ बैठकें की, उनकी बातों को समझा और उनको इस काम के लिए तैयार किया। और हम लोगों ने तैयार किया, इससे अधिक श्रेय उनको देंगे कि वो तैयार हुए और इसको एक पंक्ति में कहें वो हमारे नायक बने और हम उनके सहायक बने। इस भांति लोगों की जब मंजूरी मिल गई तब वो जगह खोजनी थी 3.5 किलोमीटर की जिससे नदी को पुनः लाया जा सके, क्योंकि सीमा का क्षेत्र है। और डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो बहुत बड़े इस नदी विज्ञान के मनोवैज्ञानिक भी हैं, उनसे बराबर मेरा परामर्श होता था। उन्होंने कहा कि कोई भी समाधान आप नेपाल को जोड़ के नहीं करेंगे। यदि नेपाल को जोड़ के करेंगे तो ये दूसरी कोसी योजना हो जाएगी जिसमें 120 वर्षों से समाधान नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में समाधान खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मापदंड या विधान, नेपाल की तरफ से संभावित बाधा न आवे और हम एक स्वाभाविक समाधान खोज सकें, तो इसमें हम लोगों को साल भर लगे। कोई भी जगह मिली तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की थी, कभी मिला तो 1500 फीट का बैरियर हम लोग नहीं तोड़ पा रहे थे। सीमा भारत के एसएसबी ने हम लोग को वार्निंग भी दिया, फिर वो हम लोग के साथ भी हुए, कई ढंग के परिवर्तन हुए, लेकिन अंत में हम लोग समाधान खोजने में सफल हुए। और इसमें निर्णायक भूमिका श्री राजीव रौशन तत्कालीन समाहर्ता सीतामढ़ी, वर्तमान में दरभंगा के जो समाहर्ता हैं उनकी रही। 16 दिसंबर 15 में एक बैठक हुई समाहरणालय में, स्पॉट पे जाने की बात हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ चलिए वहाँ चलिए। हम लोगों ने बिल्कुल लो प्रोफाइल रखा बैठक में। लो प्रोफाइल रखने के बाद जब मीटिंग खत्म हो गई तब राजीव रौशन जी से मिले, क्योंकि वो हम लोगों का भरोसा करते थे। तो हमने कहा कि सर आप कहीं भी जाइए लेकिन पहले वहाँ चलिए जहाँ हम लोगों ने समाधान खोजा है, और इस बात की चर्चा आप न करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे व्यवधान अधिक आएंगे। वो हम लोगों की बात से सहमत हुए और वहाँ पे गए जहाँ हम लोगों ने समाधान खोजा था। जल संसाधन विभाग के उस समय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे श्री विनय सिन्हा, उन्होंने भी हम लोगों के समाधान को बहुत उपयुक्त पाया। उसकी विशेषता ये थी कि 80% भूमि बिहार सरकार की थी, सिर्फ 20 से 21% भूमि हमको जब अधिग्रहण करना था। दूसरा, जो जल आना था, जहाँ से जल प्रारंभ होना है, जहाँ मुख्य धारा में आना है, वो 8 फीट का स्लोप था। ये 2 बातें। और जहाँ से हमको धारा को मोड़ना था, बराबर डॉक्टर दिनेश मिश्रा कहते थे कि दाहिने पानी मुड़ के आवेगा तो स्वाभाविक होगा, सिल्ट नहीं जमेगा, रुकेगा नहीं पानी। तो ये उनके इन सारे मापदंडों को पूरा करके हम लोगों ने समाधान खोजा और उसी पर आज का लिंक चैनल बना है 3.6 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का, जिससे पुनः पानी जो है मुख्य धारा में आ रहा है। और एक बात बहुत लोग उठाते हैं कि पानी कम आ रहा है। ऐसा प्रश्न वही लोग उठाते हैं जिन्होंने पिछले 40 वर्षों में नेपाल में या हिमालय के निकट जाके हिमालय की पहाड़ियों में नदी का चेहरा और चरित्र निकट से नहीं देखा है। जल का प्रवाह हिमालय से कम हो रहा है। यह पर्यावरण का भयंकर संकट है।
मैंने 1980 में 81 में अक्टूबर में सीतामढ़ी से तिब्बत तक की स्कूटर की यात्रा की थी, जिसमें 8000 फीट से भी अधिक की हाइट को हमने भी स्कूटर से ही क्रॉस किया था। उस समय हमने जो समृद्ध पर्यावरण देखा था, अपनी हाल की यात्राओं में उस पर्यावरण को अपने अस्तित्व के लिए संकट करते हुए देखा है। तो ये पानी कम आना इस नदी का चरित्र नहीं है, ये सभी जगह हो रहा है। संक्षेप में इतना ही जोड़ूं कि उत्तर बिहार की छोटी छोटी नदियाँ इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि प्रकृति जल के वितरण का विकेंद्रीकरण कैसे करती है। इसका दूसरा उदाहरण पृथ्वी पर कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। अब ये छोटी नदियाँ उत्तर बिहार के लिए वही महत्व रखती हैं जो स्नायु तंत्र शरीर के लिए रखता है। इन छोटी नदियों का पानी बागमती, गंडक जैसी नदियों में जाता है, उनसे गंगा को पूरा करता है। यदि इन छोटी नदियों को सिर्फ इनकी धारा को साफ कर दिया जाए, पानी आने की छूट हो, बारिश में ही सही लेकिन आने की छूट हो, और इनके दोनों किनारे तालाब बना दिए जाएं, कच्चे तालाब, पक्के तालाब नहीं, पक्के तालाब जल के शत्रु हैं, कच्चे तालाब बना दिए जाएं, तो उत्तर बिहार का जो एक भौगोलिक नाम है तराई क्षेत्र, अर्थात जो यहाँ भूमि तर रहती है, उसको फिर से पाया जा सकता है। आज से जब हजारों वर्ष पहले विदेह मिथि ने सरस्वती नदी का किनारा छोड़ा था और बिहार में बसने का निर्णय किया था, गंडक के पूर्वी तट और कोसी के पश्चिमी तट के बीच में, जिसको हम लोग त्रिभुक्ति का क्षेत्र कहते हैं या त्रिभुत का क्षेत्र कहते हैं, जिसी में मिथिलांचल भी आता है। तो उन्होंने निर्णय नदी की विशालताओं के कारण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सरस्वती के प्रवाह को देखा था, जिसके बारे में हाल में एक किताब आई है मेजर जीएन बख्शी की। उन्होंने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं नदियों पे। एक दूसरा पहलू है उनका, आर्मी के हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स में भी भाग लेते हैं, लेकिन वो पहलू अलग है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि सरस्वती कभी पटियाला के पास 24 किलोमीटर की चौड़ाई में बहती थी। तो विदेह मिथि के सामने में नदी का वो विशाल स्वरूप था, लेकिन जब उन्होंने छोटी छोटी नदियों को देखा, तब उनके सामने में स्पष्ट हुआ कि किसी एक नदी पर हमारी निर्भरता नहीं होगी, यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं। दुर्भाग्य से बिहार सरकार के पास अपनी छोटी नदियों का कोई डाटा नहीं है, पहला। दूसरा, इन नदियों को की उपयोगिता के बारे में उनके पास कोई विज़न नहीं है। तीसरा, इन नदियों के साथ हम कैसे जल की उपलब्धता बढ़ाएं, जिसको मैं परतापुर मॉडल कहता हूं, जो मैंने अभी आपसे उल्लेख किया। परतापुर मॉडल है, झंझारपुर ब्लॉक है दरभंगा का, उसमें परतापुर एक गांव है बलान नदी के किनारे। वहाँ के ग्रामीणों ने इस मॉडल का आविष्कार किया था कि नदी की गहराई यदि 10 फीट है तो 6 फीट के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे नाले बनाए, उनसे तालाबों को जोड़ा। ये परतापुर मॉडल अपनाया जाए, इनके किनारे जामुन और अर्जुन के वृक्ष लगाए जाएं, तो गांव के लोगों को पोषण के लिए एक फल भी मिलेगा, पंचायत को अर्जुन जैसी औषधीय पौधे से आमदनी भी बढ़ेगी, और पुनः गांव में इतने तैराक पैदा होंगे जो बाढ़ के समय में सुरक्षा भी दे सकते हैं। एक जो और अनुभव है, बहुधा हम लोग आंदोलन में विश्वास करते हैं। लखनदेई के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। सबसे सार्थक प्रयत्न हरिकिशोर बाबू ने किया, जो हमारे पूर्व विदेश राज्य मंत्री थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब आंदोलन को छोड़ देना चाहिए। आंदोलन सब महाराज की तरह संदर्भ विहीन हो गया है। अभियान की बात सोचनी चाहिए। अभियान जो पहाड़ों पे चढ़ने की एक टीम भावना से काम किया जाता है, जिसमें कई देशों के लोग एक साथ होते हैं, भाषा से संवाद नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, और फिर भी लोग सार्थकता से उस काम को करते हैं। तो हम लोग अभियान की भावना से काम करें तो यह काम हो सकता है। और लखनदेई में जो कुछ भी काम हुआ है उसका श्रेय हमारी टीम को है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग थे, 25 से अधिक लोग थे। जब सरकार ने इस योजना को अडॉप्ट किया तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते थे, तो उस समय में 13 से अधिक लोगों को हमने हटा दिया। फिर पंचायत चुनाव आया, जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको भी हटा दिया। अंत में हम लोग 7 लोग बचे, और जो लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि सुल्तानगंज से पानी लेने से जलाभिषेक करने का अधिकार नहीं मिलता। जलाभिषेक करने का अधिकार उस व्यक्ति को या उस
महिला को या उस पुरुष को मिलता है जो उस पानी को लेके बैद्यनाथ धाम में महादेव की चौखट तक जाता है। तो किसी काम में लगिए तो अभियान के भाव से लगिए और उसकी पूर्णता तक जाइए, तब अपने उल्लेख की चिंता कीजिए। थैंक यू।